वेलकम बैक टू क्रिस कॉमर्स जोन। सो दोस्तों, आज के सेशन में हम नेक्स्ट 20 एमसीक्यूज़ डिस्कस करने वाले हैं। 96 से लेकर 115 तक के एमसीक्यूज़ आज हम कवर करेंगे। और आपको जैसे बता दूं, पहले भी बताया था कि ये जो हम डिस्कशन कर रहे हैं ये पीडीएफ है 900 एमसीक्यूज़ की, जो कि अवेलेबल है क्रिस कॉमर्स जोन की ऐप पे। उसी ऐप पे 10 मॉक टेस्ट अकाउंटेंसी के हैं। और साथ ही अब ये भी बता दूं कि उसी ऐप में आपको फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे। अभी न्यूली एडिशन है, वो भी आप उसी ऐप से ले सकते हो और विंग्स एक उड़ान की ऐप से भी ले सकते हो। तो ये एमसीक्यूज़ आज 96 से शुरू करेंगे और 115 तक के एमसीक्यूज़ हम आज डिस्कस करेंगे। जो एमसीक्यूज़ के सेशंस हैं, ये रेगुलर ना आने की वजह काफ़ी बिजी हूँ। आज छुट्टी थी 26 जैन की, तो आज इसलिए बना रहा हूँ। लेकिन कोशिश करूँगा कि आपके ये एमसीक्यूज़ एग्ज़ाम से काफ़ी पहले ख़त्म हो जाएं, क्योंकि काफ़ी सारे मुझे लगता है कम से कम 400 एमसीक्यूज़ तो हमने डिस्कस कर लिए होंगे, या उससे थोड़े कम ही होंगे, लेकिन इतने तक हमने डिस्कस कर लिए। और होपफुली आपके एग्ज़ाम से काफ़ी पहले तक सारे ख़त्म हो जाएंगे। डोंट वरी, आप उसकी टेंशन ना लें। तो चलिए दोस्तों, आज के एमसीक्यूज़ शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 है पहला। द टीम नहीं है ये, द टर्म हाउस प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसको आप रीड करोगे, टर्म हाउस प्रॉपर्टी शैल इंक्लूड। इसमें हाउस प्रॉपर्टी जो है, हाउस प्रॉपर्टी से मतलब एक मकान जो है उससे जो रेंट आता है उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। एक बिल्डिंग है, ए बिल्डिंग, बी लैंड, अपार्टमेंट नहीं है, लैंड अपार्टमेंट है। ठीक है, बोथ सी बोथ ए एंड बी, और डी नन ऑफ द अबव। देखिए दोस्तों, एक जो हाउस प्रॉपर्टी है, जब हम एक मकान किराए पे देते हैं तो उसमें बिल्डिंग के साथ साथ जो मकान के साथ चीज़ें हैं, मतलब आपकी जो बाउंड्री वाल है उसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, वो लॉन हो सकता है, स्विमिंग पूल हो सकता है, पोर्च हो सकती है, तो रेंट सब पूरी प्रॉपर्टी का रेंट उसी में इंक्लूड होता है। मतलब अगर आप मकान किराए पे देते हो तो बिल्डिंग के साथ आपका लॉन है, आपका पोर्च है, आपका स्विमिंग पूल है, उसका भी रेंट उसी में इंक्लूड होता है। उसका आप रेंट अलग से चार्ज नहीं करते। इसलिए बिल्डिंग और लैंड अपार्टमेंट जो उसके साथ जुड़ा होता है आपकी बाउंड्री वॉल के साथ, वो दोनों चीज़ें आपका जो है रेंटल इनकम में आती हैं। इसलिए हमारा आंसर रहेगा सी बोथ ए एंड बी, यानी बिल्डिंग एंड लैंड अपार्टमेंट। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट एमसीक्यूज पे मूव करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज 97th, कंप्यूट ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस। हमें ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालनी है एक मकान की जिसकी म्यूनसिपल वैल्यू 80,000 है, फेयर रेंट 90,000 है और एक्चुअल रेंट है 72,000। देखिए दोस्तों, म्यूनसिपल रेंटल वैल्यू, जैसे सेकंड, म्यूनसिपल रेंटल वैल्यू आपकी 80,000, राइट। उसके बाद फेयर रेंटल वैल्यू आपकी 90,000, और उसके बाद आपको जो एक्चुअल रेंट मिल रहा है, एक्चुअल रेंट वो है 72,000। हमें निकालनी है ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो इन तीनों में से सिंपली विच एवर इज हाई, जो इसमें से बड़ा होगा वही हमारी ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगी, यानी 90,000। सो सी इज़ द राइट आंसर। याद रखें कि म्यूनसिपल रेंटल वैल्यू, फेयर रेंटल वैल्यू, एक्चुअल रेंट, अगर ये तीनों दिए तो इनमें से तीनों में से जो बड़ा है। कई केसेस में इनके साथ एक और रेंट दिया होता है, स्टैंडर्ड रेंट। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एमआरवी और एफआरवी को कंपेयर करेंगे। दोनों में से जो हाई होगा वो ले लेंगे और उस वैल्यू को कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट के साथ। और जब हम स्टैंडर्ड रेंट के साथ कंपेयर करेंगे तब आपने लेना है विच एवर इज लेस। 4 वैल्यूज दी होती हैं, म्यूनसिपल रेंटल वैल्यू, फेयर रेंटल वैल्यू, एक्चुअल रेंट और स्टैंडर्ड रेंट। जब हम पहली दो वैल्यूज को कंपेयर करेंगे, म्यूनसिपल रेंटल वैल्यू, फेयर रेंटल वैल्यू, इनमें से लेनी है जो हाई है वो आपकी आ गई, उसको कंपेयर करना होता है स्टैंडर्ड रेंट के साथ, और इसमें से लेना है विच एवर इज लेस। याद रखना, सिर्फ स्टैंडर्ड रेंट ही ऐसा है जिसके साथ हम लेंगे विच एवर इज लेस, अदरवाइज सबके साथ हाई लेना है। विच एवर इज लेस जो भी आ गया, फिर उसको कंपेयर करेंगे एक्चुअल रेंट के साथ और विच एवर इज हाई। ये उस केस में होगा जहां पर अगर स्टैंडर्ड रेंट गिवन होगा। इस केस में देखिए स्टैंडर्ड रेंट नहीं था, 3 वैल्यूज थी, इन तीनों में से विच एवर इज हाई आपने ले लेनी है, वही आपकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो जाएगी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। इफ द म्यूनसिपल टैक्स इज ड्यू बट नॉट पेड, इन दैट केस डिडक्शन, ऑप्शन ए शैल बी अलाउड, ऑप्शन बी शैल इज नॉट अलाउड, ऑप्शन सी मे बी अलाउड और ऑप्शन डी मे नॉट बी अलाउड। देखिए, म्यूनसिपल टैक्स जो है ये हम माइनस करते हैं हमारी एनुअल रेंटल वैल्यू से, लेकिन कंडीशन क्या होती है कि जितना म्यूनसिपल टैक्स आपने पे किया, जितना टैक्स पे किया, यहाँ पे है टैक्स ड्यू है, इसका मतलब पे नहीं किया, लिखा है बट नॉट पेड। तो अगर आपने टैक्स पे नहीं किया तो आपको जो म्यूनसिपल टैक्स की डिडक्शन है वो नहीं मिलेगी, इज़ नॉट अलाउड। 2 चीज़ें हमें ध्यान देनी होती हैं म्यूनसिपल टैक्स के केस में। 2 चीज़ें क्या, जितना टैक्स दिया वो काटेंगे, अगर टैक्स नहीं दिया तो वो डिडक्शन नहीं मिलेगी,
और पेड बाय ओनर, ये भी याद रख लो, अगर म्युनिसिपल टैक्स ओनर यानी मकान मालिक पे करता है तब डिडक्शन मिलती है, अगर टेनेंट यानी किराएदार पे करेगा तब उसकी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। पॉइंट आउट द करेक्ट अकाउंटिंग क्वेश्चन, इसमें से हमें बताना है कौन सी अकाउंटिंग क्वेश्चन करेक्ट है। एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज, आप सबको पता है कि हमारी जो अकाउंटिंग क्वेश्चन है वो कहती है एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, ठीक है। एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज माइनस कैपिटल, गलत है। लाइबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल प्लस एसेट्स, ये भी गलत है। कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स प्लस लाइबिलिटीज, ये भी गलत है। लाइबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट माइनस कैपिटल, ये सही है। हमारी जो लाइबिलिटी है वो किसके बराबर होती है, अगर हम अपने टोटल एसेट में से अपनी कैपिटल निकाल दें तो बाकी जो बचेंगी वो हमारी क्या होंगी, लाइबिलिटीज होंगी। सो डी इज द राइट आंसर। चलिए जी नेक्स्ट इज पॉइंट आउट द इनकरेक्ट अकाउंटिंग क्वेश्चन, इसमें से हमें बतानी है इनकरेक्ट कौन सी है। फर्स्ट एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, तो मैंने आपको बता दिया कि एसेट्स किसके बराबर होती है, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज के टोटल के बराबर, ये सही है। हमें दिखानी है इनकरेक्ट। कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लाइबिलिटीज, ये भी सही है। लाइबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट माइनस कैपिटल, ये भी सही है। कैपिटल इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस एसेट, ये अकाउंटिंग क्वेश्चन रॉन्ग है, गलत है, तो हमें इनकरेक्ट ही दिखानी थी, उस हिसाब से हमारा आंसर रहेगा डी। चलिए जी नेक्स्ट इज ए बिजनेस हैज एसेट्स ऑफ ₹35,650 एंड लाइबिलिटीज ऑफ ₹10,000, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल। एक बिजनेस की, हमारे अकाउंटिंग आप सबको पता है कि ये है एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। एक बिजनेस के एसेट्स 35,650 के हैं, ठीक है, उसकी लाइबिलिटीज 10,000 की हैं, हमें कैपिटल बतानी है। तो सिंपली 35,650 के एसेट्स जिसमें से 10,000 की लाइबिलिटीज आप माइनस कर दो, इसका मतलब बाकी बचा हुआ अमाउंट यानी 25,650 ये इसकी क्या है, कैपिटल है। सो 25,650 मतलब बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 101 एंड 102, लाइबिलिटीज आर ₹50,000, ऑलमोस्ट वैसा ही क्वेश्चन है, एंड कैपिटल 15,000 है, स्टेट द अमाउंट ऑफ एसेट। तो अगेन मैं आपको बता दूं एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, हमारी लाइबिलिटीज़ का टोटल 50,000 है, ठीक है, हमारी कैपिटल का टोटल 15,000 है, और आप सबको पता है कि एसेट्स या कैपिटल और लाइबिलिटीज़ का टोटल किसके बराबर होता है, एसेट्स के बराबर। तो ज़रा अगर हम दोनों का टोटल कर दें तो वो आएगा 65,000, जो कि हमारा आंसर है, मतलब एसेट्स हमारे कितने के होंगे, 65,000 के। चलिए कैपिटल रिड्यूस बाय, कैपिटल कब रिड्यूस होगी, ऑप्शन आपके सामने है। देखिए कैपिटल कब कम होती है, मैं आपको पहले बता दूं इसका कि कैपिटल आपकी रिड्यूस कब होती है। एक, जब आपको कोई लॉस हो, जब एक्सपेंसेस हों, ठीक है, लॉस या एक्सपेंस के केस में, या फिर ड्राइंग्स के केस में हमारी कैपिटल जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है, मतलब कम हो जाती है, ठीक है। अब देखते हैं कैपिटल रिड्यूस बाय ऑप्शन ए परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, इससे हमारी कैपिटल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे एसेट्स बढ़ जाएंगे, हमारी लाइबिलिटीज बढ़ जाएगी, कैपिटल पे कोई फर्क नहीं आने वाला। सेलिंग द गुड्स फॉर कैश, कैश में गुड्स बेचेंगे, कैश बढ़ जाएगा, स्टॉक कम हो जाएगा, ठीक है, स्टॉक हमारा कम हो जाएगा, कैपिटल पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। परचेज फर्नीचर फॉर पर्सनल यूज़, हाँ अगर हमने पर्सनल यूज़ के लिए फर्नीचर खरीदा तो ये हमारी कैपिटल को कम कर देगा, क्यों, क्योंकि ये पर्सनल यूज़ के लिए करें तो इसका मतलब ये ड्राइंग्स हैं, और ड्राइंग्स हमारी कैपिटल को रिड्यूस कर देती हैं। सो सी इज़ द राइट आंसर। डी टाइपराइटर परचेज फॉर ऑफिस, ऑफिस के लिए टाइपराइटर खरीदा, कैश हमारा कम हो जाएगा और टाइपराइटर हमारा एक एसेट बढ़ जाएगा, तो इससे हमारी कैपिटल पे कोई भी फर्क नहीं आने वाला। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। रेवेन्यू मतलब इनकम विल इंक्रीज बाय, इनकम कब इंक्रीज होगी, ऑप्शन ए परचेज ऑफ एसेट्स फॉर कैश, भाई एसेट्स खरीदेंगे तो हमारी इनकम कहाँ इंक्रीज होगी, हमारे खर्चे बढ़ेंगे, ठीक है। रेंट पे टू लैंडलॉर्ड, रेंट पे किया तब भी हमारे खर्चे बढ़ेंगे, एक्सपेंस बढ़ेंगे। सेलिंग गुड्स ऑन प्रॉफिट, भाई जब हम कोई चीज़ प्रॉफिट में बेचेंगे तब हमारी क्या होगी, इनकम इंक्रीज होगी। सो सी इज़ द राइट आंसर। ड्राइंग्स गुड्स फॉर पर्सनल यूज़, अगर हम गुड्स हम पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ कर रहे हैं तो इससे हमारी जो स्टॉक है वो भी कम हो जाएगा, हमारी कैपिटल भी कम हो जाएगी। सो इस क्वेश्चन के हिसाब से इसका आंसर सी रहेगा। चलिए जी नेक्स्ट इज लाइबिलिटीज इंक्रीज बाय, लाइबिलिटीज कब बढ़ती हैं, ऑप्शन ए परचेजिंग गुड्स ऑन क्रेडिट, अगर उधार में खरीदी ऑफ कोर्स लाइबिलिटी बढ़ेगी। टेकिंग लोन फ्रॉम बैंक, बैंक से लोन लिया तब भी लाइबिलिटी बढ़ेगी। रेंट ड्यू मतलब अभी तक आपने पेमेंट नहीं की तो ये भी एक आपके ऊपर एक लाइबिलिटी है। सो आंसर रहेगा ऑल ऑफ द दिस, इन सब के कारण हमारी जो लाइबिलिटीज़ हैं यानी जो कर्ज हैं वो बढ़ेंगे। नेक्स्ट कैपिटल इंक्रीज बाय, कैपिटल कब इंक्रीज होगी, देखिए जैसे मैंने डिक्रीज होने के रीज़न बताए थे वैसे ही कैपिटल कब इंक्रीज होती है, कैपिटल कब इंक्रीज होती है प्लस कब होती है, जब इनकम हो कोई, राइट, कोई प्रॉफिट हो या फिर एडिशनल कैपिटल हम लगाएं तो हमारी कैपिटल जो है वो इंक्रीज होगी। अब देखते हैं ज़रा
कैपिटल इंक्रीज बाय रेंट रिसीव करने से, बिल्कुल रेंट रिसीव हमारी क्या है, इनकम है, तो कैपिटल इंक्रीज होगी। सेलिंग गुड्स एंड प्रॉफिट, प्रॉफिट की वजह से भी इनकम इंक्रीज होगी। एडिशन कैपिटल लगाने से भी हमारी कैपिटल इंक्रीज होगी। सो आंसर रहेगा ऑल ऑफ दीज। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट इज एसेट्स इंक्रीज बाय, एसेट्स कब इंक्रीज होंगे? सेलिंग गुड्स फॉर कैश। देखिए, अगर हम कैश में गुड्स बेचेंगे तो ठीक है, कैश हमारा बढ़ जाएगा, लेकिन स्टॉक हमारा कम हो जाएगा, यानी नेट नेट कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। सपोज करो कि आपके पास 10,000 का कैश है और यहाँ पे 20,000 की गुड्स हैं। मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ। कैश आपका 10,000 है और मान लो आपके पास जो स्टॉक है, एज फॉर स्टॉक 20,000 का स्टॉक है। अगर आप अपना स्टॉक बेचोगे 10,000 का, तो 10,000 का आपका स्टॉक कम हो जाएगा, यहाँ पे 10,000 आपका कैश बढ़ जाएगा। तो अल्टीमेटली नेट नेट हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, यहाँ 20,000 हो गया और यहाँ 10,000 हो गया। अल्टीमेटली ये दोनों टोटल 30,000, यहाँ पे भी 30,000 था। तो गुड्स कैश में बेचेंगे तो एसेट्स में कोई भी चेंज नहीं आएगी, क्योंकि एक एसेट बढ़ जाएगा और एक कम हो जाएगा। सेलिंग गुड्स ऑन क्रेडिट, अगर उधार में गुड्स बेचेंगे तो इससे तो हमारा स्टॉक कम हो जाएगा और डेटर्स बढ़ जाएंगे। अगेन एक एसेट कम हो जाएगा, एक बढ़ जाएगा, नेट नेट कोई भी फ़र्क नहीं आएगा। परचेजिंग मशीनरी ऑन क्रेडिट, हाँ, अगर हम मशीनरी क्रेडिट में बेचें तो हमारा एसेट्स, जो हमारे एसेट्स हैं वो प्लस हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। अब उधार है, एक लाइबिलिटी बढ़ जाएगी, यानी एसेट्स हमारे बढ़े, उधर से लाइबिलिटी बढ़ी, तो ये इसकी वजह से हमारे जो एसेट्स हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगे। क्योंकि बाकी ये दो थे, इसे एक एसेट बढ़ रहा था, दूसरा कम हो रहा था सेम अमाउंट से, लेकिन यहाँ पर हमारी एसेट्स यानी मशीनरी की वैल्यू बढ़ी और एसेट कोई कम नहीं हुआ, क्योंकि हमने उधार खरीदा तो लाइबिलिटी बढ़ी। सो सी इज़ द राइट आंसर। अगर हम मशीनरी कैश में खरीदेंगे तो मशीनरी हमारे पास एक एसेट बढ़ जाएगा और कैश कम हो जाएगा, नेट नेट कोई भी फर्क नहीं आएगा। सो आंसर रहेगा सी, जिससे कि हमारे एसेट्स बढ़े और साथ में लाइबिलिटी बढ़ी। चलिए जी, नेक्स्ट पे मूव करेंगे। 107 के बाद 108, परचेज ऑफ फिक्स एसेट फॉर कैश वुड। अगर हम कैश में फिक्स एसेट बेचें तो अल्टीमेटली कैश हमारा कम हो जाएगा और फिक्स एसेट हमारे बढ़ जाएंगे, यानी कैश हमारा करंट एसेट है, करंट एसेट्स हमारे कम हो जाएंगे और फिक्स एसेट हमारे क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो देखते हैं ऑप्शन में, रिड्यूस करंट एसेट्स एंड फिक्स एसेट। देखिए, करंट एसेट रिड्यूस होंगे, ये सही है, लेकिन फिक्स एसेट रिड्यूस नहीं होंगे, वो तो इंक्रीज हो जाएंगे, इसलिए ये तो गलत है। कीप करंट एसेट एंड फिक्स एसेट अनचेंज, बिल्कुल नहीं जी, हमारे करंट एसेट्स कम हो जाएंगे, जैसे मैंने ये मार्क करके दिखाया है कि कम हो जाएंगे और फिक्स एसेट हमारे बढ़ जाएंगे, अनचेंज नहीं रहेंगे, ये भी ऑप्शन गलत है। रिड्यूस करंट एसेट्स एंड इंक्रीज फिक्स एसेट, करंट एसेट्स हमारे रिड्यूस हो जाएंगे और फिक्स एसेट्स हमारे इंक्रीज हो जाएंगे। यही मैंने आपको बताया था कि करंट एसेट्स मतलब कैश हमारा कम हो जाएगा, क्योंकि हमने फिक्स एसेट खरीदा और फिक्स एसेट बढ़ जाएगा। सो करंट एसेट रिड्यूस हो जाएंगे, फिक्स एसेट इंक्रीज हो जाएंगे। सी इज़ द राइट आंसर। रिड्यूस करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज, नहीं जी, करंट एसेट्स तो रिड्यूस होंगे, सही है, लेकिन लाइबिलिटीज़ पे कोई फर्क नहीं आने वाला, क्योंकि हम कोई लाइबिलिटी पे नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट, बोथ एसेट्स एंड ओनर्स इक्विटी वुड इंक्रीज बाय। एसेट्स और ओनर्स की इक्विटीज़ कब इंक्रीज होती है? प्रोप्राइटर जब ड्राइंग करता है, बिल्कुल नहीं जी, ये तो उलट है। ड्राइंग करने से एसेट्स भी कम हो जाते हैं और ओनर की इक्विटी भी कम हो जाती है। परचेज अ मशीनरी ऑन क्रेडिट, देखिए, अगर मशीनरी खरीदी तो एसेट हमारा बढ़ जाएगा और एक लाइबिलिटी बढ़ जाएगी, इक्विटी यानी कैपिटल पे कोई भी फर्क नहीं आने वाला, ये ऑप्शन भी गलत है। पेमेंट टू क्रेडिटर, क्रेडिटर को पेमेंट करेंगे, हमारे एसेट्स जो हैं, एसेट्स यानी कैश हमारा कम हो जाएगा और लाइबिलिटी हमारी वो भी कम हो जाएगी, इक्विटी यानी कैपिटल पे कोई फर्क नहीं आने वाला, इसलिए इसको भी छोड़ दो। रिटेन्ड अर्निंग, रिटेन्ड अर्निंग किसे कहते हैं? प्रॉफिट का वो हिस्सा जो आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, प्रॉफिट का वो हिस्सा जो आप फ्यूचर के लिए बचा के रखते हो, उसको हम कहते हैं रिटेन अर्निंग। तो रिटेन अर्निंग करने से हमारी जो कैपिटल है वो बढ़ जाएगी और हमारे एसेट्स यानी कैश बढ़ जाएगा, क्योंकि ये प्रॉफिट का वो हिस्सा है जो बिजनेस ने अपने पास ही रखा है, किसी भी तरह से इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, फ्यूचर के लिए बचा के रखा गया है। तो फ्यूचर के लिए अगर कैश बचाया है तो एसेट्स बढ़ गए और इसी तरह हमारी जो एसेट बढ़े तो हमारी कैपिटल भी इंक्रीज होगी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट, विड्रॉल बाय प्रोप्राइटर वुड। अगर प्रोप्राइटर यानी ओनर विड्रॉ करता है पर्सनल यूज़ के लिए तो उससे क्या होगा? रिड्यूस ओनर्स इक्विटी। देखिए, अगर विड्रॉ करता है तो दो चीज़ों पे फ़र्क आएगा, एसेट्स और कैपिटल पे। जब विड्रॉ करेगा कैपिटल भी कम हो जाएगी, एसेट्स भी कम हो जाएंगे। रिड्यूस ओनर्स इक्विटी, ये तो ठीक है, एंड इंक्रीज लाइबिलिटी, ये गलत है। रिड्यूस बोथ एसेट्स एंड ओनर इक्विटी, एसेट्स और ओनर की इक्विटी दोनों कम हो जाएंगे। तो ये मैंने बता दिया कि आपके एसेट्स भी कम हो जाएंगे बिजनेस के, क्योंकि ओनर ने पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ किया है, और साथ ही साथ आपकी कैपिटल भी कम हो जाएगी। सो बी इज़ द राइट आंसर। आगे लिखा है रिड्यूस एसेट्स एंड इंक्रीज लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ पे तो कोई इसमें चेंज आने वाली नहीं है, एसेट्स ज़रूर रिड्यूस हो जाएंगे, लेकिन लाइबिलिटीज से इंक्रीज नहीं होगी, कैपिटल हमारी जो है वो डिक्रीज होगी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट इज सेल ऑफ फिक्स एसेट फॉर कैश वुड। अगर हमने फिक्स एसेट्स
को कैश में बेचा तो उससे क्या होगा, सिंपल है, दो चीज़ें, हमारे दो चीज़ों पे फ़र्क आएगा, एक कैश और एक फिक्स एसेट्स पे, राइट। अगर हमने कैश फिक्स एसेट को कैश में बेचा तो हमारा कैश जो है वो प्लस हो जाएगा और फिक्स एसेट हमारे कम यानी माइनस हो जाएंगे। सो रिड्यूस करंट एसेट्स, बिल्कुल नहीं जी, करंट एसेट मतलब कैश हमारा करंट एसेट में आता है तो करंट एसेट में रिड्यूस नहीं होंगे, उल्टा इंक्रीज हो जाएंगे, तो पहली ऑप्शन गलत है। दूसरा, कीप करंट एंड फिक्स एसेट अनचेंज, बिल्कुल नहीं जी, करंट एसेट्स यानी कैश हमारा बढ़ जाएगा और फिक्स एसेट कम हो जाएगा, अनचेंज तो नहीं रहने वाले। तीसरा, इंक्रीज करंट एसेट्स, बिल्कुल सही, एंड डिक्रीज फिक्स एसेट, बिल्कुल सही। तो ये ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है कि जब हम फिक्स एसेट बेचेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कैश आएगा तो कैश बढ़ जाएगा, और फिक्स एसेट बेच दिया तो वो कम हो जाएगा यानी माइनस हो जाएगा या डिक्रीज हो जाएगा, तो उस केस में सी इज़ द राइट आंसर। रिड्यूस करंट एसेट्स, बिल्कुल नहीं, करंट एसेट्स बढ़ेंगे और करंट लायबिलिटीज पे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ये आंसर गलत है, तो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट इज सेल ऑफ एन ओल्ड एसेट ऑन क्रेडिट। हमने कोई एक ओल्ड एसेट था, पुराना एसेट, क्रेडिट पे बेचा यानी उधार पे बेचा, एट ए प्राइस ग्रेटर देन द रिटर्न डाउन वैल्यू। किस प्राइस पे, जितनी उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू थी उससे ज़्यादा प्राइस पे। सपोज करो कि उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू का मतलब होता है वैल्यू आफ्टर डेप्रिसिएशन करने के बाद वैल्यू। मान लो उस एसेट की रिटर्न डाउन वैल्यू 10,000 थी लेकिन हमने उसको बेचा 12,000 में, इसका मतलब हमें 2,000 का क्या हो गया, 2,000 का प्रॉफिट हो गया। क्लियर है, 2,000 का प्रॉफिट है। अब इससे क्या होगा, लीव ओनर्स इक्विटी अनअफेक्टेड। देखिए अगर 2,000 का प्रॉफिट हुआ तो मैंने अभी बताया था इसी सेशन में कि हमारी कैपिटल कब इंक्रीज होती है, जब हम प्रॉफिट अर्न करते हैं। तो पहले में कहा है लीव ओनर इक्विटी अनअफेक्टेड, बिल्कुल नहीं जी, अनअफेक्टेड नहीं रहेगी। ओनर्स की इक्विटी जो है यानी कैपिटल जो है वो प्रॉफिट की वजह से इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो पहला आंसर गलत। इंक्रीज ओनर इक्विटी, बिल्कुल सही। टू द एक्सटेंट ऑफ लेस वैल्यू, बिल्कुल नहीं जी, लेस वैल्यू नहीं, टू द एक्सटेंट ऑफ मोर वैल्यू, जो उसने ज़्यादा वैल्यू पे बेचा, यानी 10 की चीज़ 12 में बेची तो 2,000 का जो उसे प्रॉफिट हुआ, तो जितने ज़्यादा प्राइस पे उसको बेचा, जो उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू थी उससे ज़्यादा प्राइस में बेचा, उससे ओनर की इक्विटी इंक्रीज होगी, ना कि लेस वैल्यू से तो डिक्रीज होगी। इंक्रीज ओनर्स इक्विटी टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट एंड सेल, बिल्कुल जी, ओनर की इक्विटी कितनी इंक्रीज होगी, जितना उसको सेल पे प्रॉफिट हुआ, यानी 2,000 का जो प्रॉफिट हुआ उससे ओनर की इक्विटी या कैपिटल हमारी 2,000 इंक्रीज हो जाएगी। सही आंसर सी है। डिक्रीज ओनर इक्विटी नहीं जी, ओनर की इक्विटी तब डिक्रीज होती है अगर हम उसको लॉस पे बेचते। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट इज वेजेस ऑफ वर्कमैन एम्प्लॉयड फॉर सेटिंग अप न्यू मशीनरी शुड बी डेबिटेड टू। देखिए सिंपल सा मैंने आपको पहले बताया था कि अगर हम कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ, अगर हमने कोई फिक्स एसेट खरीदा, मान लो लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, इस तरह का कोई भी फिक्स एसेट खरीदा और उसके खरीदने पर कुछ एक्सपेंसेस हुए, वो एक्सपेंसेस हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। उस केस में हम उस एसेट अकाउंट को ही डेबिट करते हैं, ना कि उस पर्टिकुलर एक्सपेंस को। तो यहाँ पर भी हमने वेजेस पे की किसके लिए, फॉर सेटिंग ए न्यू मशीनरी। तो अगर आपने नई मशीन जो खरीदी उसके लिए वेजेस दी हैं तो वेजेस अकाउंट को आपको डेबिट नहीं करना है, आपको मशीनरी अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि उस वक्त जो वेजेस दी गई वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, यानी ऐसा एक्सपेंडिचर जो कभी कभार वन टाइम एक्सपेंडिचर से हम कहते हैं। तो वेजेस हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है और जब भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा उस एसेट को ही डेबिट किया जाएगा जो एसेट हमने खरीदा। तो इस केस में अगर हमने मशीनरी खरीदी तो मशीनरी अकाउंट को ही डेबिट करेंगे। सो आंसर इज सी। नेक्स्ट, गुड्स वर्थ ₹5,000 गिवन ए चैरिटी शुड बी क्रेडिटेड टू। अगर हमने गुड्स चैरिटी में दी तो हम किसको क्रेडिट करेंगे? देखिए अगर चैरिटी में दी तो डेबिट करेंगे चैरिटी को, क्योंकि ये हमारा एक्सपेंस हो गया, और गुड्स दी है तो परचेज को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो किसको क्रेडिट किया हमने? परचेज अकाउंट को। क्वेश्चन होता कि डेबिट किसको करना है, देन इन केस हमारा आंसर रहता चैरिटी अकाउंट। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट इज सेल ऑफ गुड्स टू एक्स फॉर कैश शुड बी डेबिटेड टू। अगर हमने एक्स को कैश में गुड्स बेची तो हम किसको डेबिट करेंगे? अगर कैश में बेची तो सिंपल हमारी जनरली जो बनने वाली है वो है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो अगर हमने एक्स को कैश में बेची तो कैश टू सेल्स एंट्री बनेगी। किसको डेबिट किया हमने डेबिट किया कैश को, ये हमारा आंसर रहा। हाँ, अगर यही गुड्स क्रेडिट में बेची होती तब हम एक्स को डेबिट करते और सेल्स को क्रेडिट कर देते, तब हमारा आंसर एक्स रहता। लेकिन क्योंकि कैश में बेची गई हैं गुड्स तो हम कैश अकाउंट को ही डेबिट करेंगे, क्योंकि जब भी हम गुड्स बेचेंगे कैश हमारे पास आएगा। एसेट्स जब इंक्रीज होते हैं तो डेबिट होते हैं, या फिर अगर आप रियल अकाउंट का रूल लगा लो, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आया हमारे पास, कैश आया, तो कैश को ही डेबिट किया जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के 20 MCQs। नेक्स्ट 20 MCQs नेक्स्ट वीडियो में मैं करवाऊंगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।